Hello, my name is Varun. Today we are discussing the newspaper analysis. और आज जो है हम 2 दिन के न्यूज़पेपर को कंबाइन करके डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज 25th ऑफ जनवरी एंड 26th ऑफ जनवरी का जो न्यूज़पेपर था उसको हम लोग कंबाइन करके दिख रहे हैं. तो आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. आज के न्यूज़पेपर में मेनली जो है आपका एक ही आर्टिकल बहुत बड़ा था. मेनली जो आर्टिकल्स जो भी हैं वो आपके इससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बिकॉज 5 राज्यों में चुनाव है. बट हम लोग अपने एजुकेशन में पॉलिटिक्स को नहीं लाते हैं. पॉलिटिक्स को ए पार्ट ऑफ रख के हम लोग, ये बहुत हॉट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज वन नेशन वन इलेक्शन. एक राष्ट्र और एक इलेक्शन, उसके ऊपर ये टॉपिक है. और ये राइटर ने अपना एनालिसिस डाला है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ ही, मतलब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, इससे क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है, एक साथ अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शन अगर एक साथ होता है तो उससे क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो आज का जो है ये आपके हिंदू में ये आया था आर्टिकल, और हम लोग उस आर्टिकल को पूरे कंप्लीट एनालिसिस देख रहे हैं, उससे क्या फायदे हैं. अगर आप देखें, एक और दूसरा वीडियो मैं कल शाम तक लॉन्च करूंगा रिगार्डिंग द अनदर सो मेनी हॉट टॉपिक्स दैट कम इन पिक्चर. ठीक है, तो ये जो है दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन, ये टॉपिक है, एक राष्ट्र और एक इलेक्शन ये है. और 25 जनवरी को जो मतदाता दिवस था, इस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी इच्छा जाहिर की और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो थे वो कोविड से भी जूझ रहे हैं. बट उनका भी जो लेटर था, जो उनका पत्र आया था फॉर द सेरेमनी, तो उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की कि देश में एक नेशन और एक इलेक्शन होना चाहिए. और दूसरा चीज उन्होंने इस बात के लिए इच्छा जाहिर की कि हम 2022 में जो इलेक्शन हो रहा है इस साल, विधानसभाओं के 5 राज्यों में विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें हम जो है अपने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं. ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं हमारा जो ये होना चाहिए, हमारा जो इलेक्शन होना चाहिए उसमें 75% वोटिंग होना चाहिए कम से कम. ठीक है, कि हम आज़ादी के 75वें साल में जा रहे हैं. 2022 जो 15 अगस्त होगा उसमें हम आज़ादी के 75वें साल में जाएंगे और वो अमृत महोत्सव हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं. 75th अमृत महोत्सव जो है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इसको लेकर भी था कि हम अपना इलेक्शन का जो मतदान का जो परसेंटेज है, ठीक है, इसको भी हम इन्हांस करें, इसको इससे रिलेटेड था. तो वन नेशन वन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर की भी डिजायर है और एट द सेम टाइम वाइस प्रेसिडेंट और आपके जो लोकसभा के स्पीकर है इनकी भी ये डिजायर इन्होंने व्यक्त किया. इट मीन्स दैट भारतीय जनता पार्टी वांट्स दैट कि वन नेशन वन इलेक्शन. एंड इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे व्यू अपना रखा है और लॉ कमीशन ने भी कहा है कि डेफिनेटली वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए. एट द सेम टाइम नीति आयोग का भी आर्ग्यूमेंट था कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे बहुत ज्यादा मेन पावर का, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का और साथ ही साथ आपका फिनांस का, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा बचत होगा. हम लोग इसको देखते हैं. अगर आप इंडिया में देखें, ये भारत का निर्वाचन आयोग है. ठीक है, और ये जो है उसके जो मेन हेड होते हैं दैट इज नोन एज चीफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो होते हैं इसके मेन हेड. तो ये भारत का निर्वाचन आयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है. ठीक है, और ये जो है इसका काम रहता है कि आपका लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराना. एट द सेम टाइम देयर इज वन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, उसको हम लोग फर्दर देखते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक इलेक्शन होना चाहिए, उसको लेकर के अगर आप देखें तो 2 तरह का इलेक्शन कमीशन होता है. एक होता है भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनदर इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है, वो होता है, और एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, और एक होता है हर राज्य में निर्वाचन आयोग होता है. तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका काम है 2 इलेक्शन कराना. वन इज पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना, मतलब पार्लियामेंट इट मींस लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कराना. अनदर इज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितने भी है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद जो है उसका भी इलेक्शन कराना इसका काम है. कि लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट इट मींस लोकसभा और राज्यसभा, it means with Lok Sabha, Rajya Sabha and President also, but in the layman term you can say that कि लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराना और वहीं पर असेंबली में विधानसभा और विधान परिषद का इलेक्शन कंडक्ट कराना. साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन मुख्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम रहता है, इलेक्शन कंडक्ट कराना. दूसरा है लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराना, ये काम रहता है, मतलब पंचायत का जो इलेक्शन होता है, जो हर स्टेट में जो पंचायत है, दैट इज 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो पंचायत पिक्चर में आया था, ठीक है, उसका इलेक्शन कराना भी आपका
स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ठीक है। जो स्टेट राज्य में जो निर्वाचन आयोग होगा उसका काम सिर्फ होता है कि आप लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराए। इट मींस शहरी और ग्रामीण स्तर पे जो इलेक्शन होता है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज का और ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है, त्रिस्तरीय जो स्तर है उस पर उसका इलेक्शन कराना आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। वहीं पर पार्लियामेंट का और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन कराना चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। इट मींस अब क्या प्रपोजल क्या है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन, इट मींस लोकसभा का इलेक्शन, और असेंबली मींस विधानसभा का इलेक्शन एक साथ ही हो। मतलब हर राज्यों की विधानसभा का इलेक्शन और राज्य की मतलब लोकसभा का इलेक्शन, देश में लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो, इसको लेकर प्रपोजल है। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था, मतलब इंडिया के, भारत ने आजादी 1947 में प्राप्त किया था, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन रिपब्लिक के बाद, इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950, 1950 में हम रिपब्लिक हुए, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए। उसके बाद जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन होता है वो 1951-52 में होता है, ठीक है। और इसमें जो अगर आप देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो था वो 45% ही वोटिंग रहा था। तो टोटल जो वोटिंग का जो परसेंटेज था दैट वाज ओनली द 45%, ठीक है। बट अगर आप 2019 में देखें, पिछले साल जो इलेक्शन हुआ है, मतलब 2019 में जो लोकसभा आपका आम चुनाव हुआ है, ठीक है, उसमें आपका 67% वोटिंग हुआ है, 67% उसका वोटिंग हुआ है। तो इससे आप देखें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 45% और उस आजादी के करीबन 75 साल बाद जो इलेक्शन हुआ है, मतलब 73 साल बाद, तो उसमें है आपका 67% वोटिंग हुआ। बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाया, मात्र आपके 22% वोटिंग का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट में देखें तो हमारी फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ था तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था, निग्लिजिबल, दैट इज बहुत कम लिटरेसी रेट था। बट एट द सेम टाइम आपके 2019 में जो इलेक्शन हुआ उस पर कहीं न कहीं भारत का जो साक्षरता दर है वो 70-72% हम साक्षरता दर हमारा पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम वोटिंग परसेंटेज उस अनुपात में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए एक रिफॉर्म की जरूरत है, दैट इज वन नेशन, कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। फर्स्ट रिफॉर्म की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र में एक इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक इलेक्शन, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरे रिफॉर्म की जरूरत है कि वन नेशन एंड वन वोटर लिस्ट। अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो एक वोटर लिस्ट है, बट लोकल बॉडीज के लिए सेपरेट वोटर लिस्ट है जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है, ठीक है। आपका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के लिए जो होता है उसके लिए एक वोटर लिस्ट है, एंड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक ही वोटर लिस्ट होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। वहीं जो लोकल बॉडीज के लिए जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उस वोटर लिस्ट को बनाता है। बट आप इसमें अगर देखें तो दोनों, चाहे वो पार्लियामेंट की असेंबली या असेंबली का इलेक्शन हो चाहे लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो, उसमें वोटिंग का जो एज है दैट इज 18 ईयर, 18 साल ही वोटिंग का एज है। तो फिर देयर इज व्हाई देयर इज टू वोटर लिस्ट, मतलब सेपरेट वोटर लिस्ट क्यों है कि लोकल बॉडीज के लिए अलग वोटर लिस्ट है और आपका पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के लिए अलग वोटर लिस्ट है, ठीक है। तो दो वोटर लिस्ट की क्यों जरूरत है? एक वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करता है और दूसरा वोटर लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। तो व्हाई? उसके लिए हमको चाहिए कि एक इलेक्शन तो देयर इज सिंगल वोटर लिस्ट। अगर इंडिया में अक्रॉस इंडिया अगर इलेक्शन है तो आपका, क्योंकि एज आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए भी 18 साल एज है और आपके पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन के लिए भी जो वोटिंग एज है दैट इज 18 ईयर, मिनिमम वोटिंग एज इज 18 ईयर। तो इसके लिए हमको एक वोटर लिस्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट रिफॉर्म हमको क्या लेना है कि वन नेशन एंड वन वोटर लिस्ट, ये है। दूसरा, अभी जस्ट लास्ट कुछ 2 महीने पहले सरकार ने एक वॉलंटरी किया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रिफॉर्म लाया है, चेंजेस लाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है, ठीक है। एंड दैट इज नाउ ऑप्शनल। ये अभी जो है वो ऑप्शनल है, वो वैकल्पिक है कि आप अगर लिंक करना चाहे तो लिंक कर सकते हैं। अब इसको लिंक करने की क्यों जरूरत है? वो आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि लिंक करने से क्या होगा कि आपका जितने भी जो फ्रॉड, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसके मल्टीपल वोटर लिस्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल दे हैव द वोटर लिस्ट इन देयर ओन विलेज एंड इफ दे आर वर्किंग इन द अनदर टाउन, अगर वो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं तो वहां भी उनका वोटर लिस्ट में वहां भी उनका नाम है। तो आप तो सिटीजन हो इंडिया के, बट आपने 2 जगह अपना वोटर लिस्ट बना लिया, वोटर लिस्ट में अपना नाम एनरोल करा लिया, तो डेफिनेटली इससे क्या है कि मल्टीपल वोटिंग हो रहा है। मतलब एक पर्सन
अपने विलेज में भी वोटिंग दे रहा है, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वोटिंग इन द अर्बन एरियाज वेयर दे आर वर्किंग, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां वो वर्क कर रहे हैं। तो आधार को अगर आप वोटर आईडी से लिंक करोगे तो जो मल्टीपल आधार वोटर आईडी है उसको एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल वोटर आईडी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा इटसेल्फ। बट अभी सरकार ने इसको ऑप्शनल रखा है, इसको अभी मैंडेटरी नहीं कर रहा है कि हर आदमी को वोटर आईडी को आधार से लिंक करना है, इसको सरकार ने अभी मैंडेटरी नहीं किया है, इसको अभी ऑप्शनल रखा है। तो दो रिफॉर्म की भी जरूरत है। फर्स्ट तो सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि वन नेशन एंड वन वोटर लिस्ट, एक राष्ट्र में एक ही वोटर लिस्ट होना चाहिए। इट मींस कि आपका जो वोटर लिस्ट लोकसभा और विधानसभा के लिए है वही सेम वोटर लिस्ट आपके लोकल बॉडीज, पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसके लिए वही वोटर लिस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन को सेपरेट वोटर लिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अभी सरकार ने ये प्रपोजल दिया है और प्रपोजल को अपने पार्लियामेंट में इसको पास भी किया है, बट ये अभी ऑप्शनल है कि आपको आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है, इसको अभी ऑप्शनल रखा है सरकार ने, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, अब हम आते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसमें लोकसभा और स्टेट असेंबली जितने भी आपके लोकसभा है, मतलब लोकसभा में जो 545 सीट्स जो है उसके लिए, उसमें तो 545 नहीं था, बट जो भी सीट्स था, और स्टेट असेंबली जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था उसके लिए एक साथ ही चुनाव हुआ था। और ये जो प्रैक्टिस है ये करीबन 1967 से तक चला था कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रैक्टिस, कि आपका विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ चलता था। कि 1952 में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हुआ, फिर 1957 में सेकेंड जो इलेक्शन हुआ आम चुनाव, वो भी विधानसभा, सारे विधानसभा और सारे लोकसभा, मतलब लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हुआ अक्रॉस इंडिया। वहीं 1962 में वो और 1967 तक ये प्रैक्टिस चलते रहा, मतलब 1952, 1957, 1962 और 1967 तक ये प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया चलते रहा कि आपका विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था, ठीक है। बट ये प्रैक्टिस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, कि ये जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है ये एक साथ 1952, 1957, 1967, 1962 और 1967 तक एक साथ चलता है, बाद में प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। अब कैसे ये प्रोसेस डिसकंटिन्यू होता है? ये प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। डिसकंटिन्यू किस तरह से होता है कि ड्यू टू प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द विधानसभा, आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जो है, इसके प्रीमैच्योर 5 साल पूरा होने से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाता था, ठीक है। तो उसके कारण वो साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो गया, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल 1952 से आपका 57 तक वो विधानसभा चलना है और 1962 से 67 तक वो विधानसभा चलना है, बट उससे पहले ही अगर वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो सेम इस टाइम में आपको फिर से इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ेगी उन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन उस राज्य में आपको कराना पड़ेगा। तो ड्यू टू इसके कारण प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली का होने के कारण आपको जो है वो जो प्रोसेस जो है वो साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो गया। दूसरा जो है 1970 में क्या हुआ कि आपका लोकसभा पहले ही डिसॉल्व हो गया, ठीक है, मतलब 1971 में डिसॉल्व होना था लोकसभा, उसका फ्रेश टाइम था 1971, बट वो 1970 में ही जाके डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो 1 ईयर बिफोर लोकसभा डिसॉल्व हो गया और उसके कारण ये साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो गया कि आप जो ये साइकिल जो बना आ रहा था कि 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हो रहा था, ये साइकिल जो है डिसरप्ट हो गया, ठीक है। जो साइकिल चल रहा था कि 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में जो विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो रहा था, ये साइकिल जाके डिसरप्ट हो गया। क्यों डिसरप्ट हुआ, ये साइकिल टूट क्यों गया? बिकॉज प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन होने लगा, आपका जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली था उसका प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन होने लगा। दूसरा ये था कि 1970 में जाकर जो लोकसभा था 1971 में जाकर डिसॉल्व होना था और ये लोकसभा 1970 में जाकर डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो द अर्ली डिसोल्यूशन, ठीक है। बट अब आर्ग्यूमेंट है कि क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, एक साथ इलेक्शन क्यों होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ ही क्यों होना चाहिए? नीति आयोग ने बोला है कि हम नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको बनाया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको बनाया है, नया थिंक टैंक है। इसने ये ऑब्जर्व किया
कि हर ईयर जो है इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखते भी हैं कि हर साल पूरे भारत में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहता है, ठीक है। मतलब एवरी ईयर इन इंडिया अक्रॉस, मतलब 28 जो अभी जितने भी स्टेट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में हर साल इलेक्शन चलते रहता है। एवरी ईयर देयर इज ए इलेक्शन ईयर। सेकेंड जो है कि बिहार जैसे छोटे स्टेट में जहां पर 300 करोड़ रुपए का बजट आपको देना पड़ा फॉर द इलेक्शन, मतलब आपको बिहार में आम चुनाव कराने के लिए सेंटर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडिशनल 300 करोड़ का ग्रांट दिया, अलग से बजट दिया, मेन पावर को कॉस्ट को छोड़ करके, जो मेन पावर कॉस्ट है उसको छोड़ करके आपको एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के 300 करोड़ दिया, मतलब एक इलेक्शन बिहार में विधानसभा का एक इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। 300 करोड़, दैट इज ह्यूज अमाउंट। दूसरा है कि हर साल किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है। इंडिया में तो हम देखते हैं कि हर स्टेट में कोई ना कोई इलेक्शन, अक्रॉस इंडिया 2-4 स्टेट में इलेक्शन होते रहता है हर साल, बट हर स्टेट में हर ईयर कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मेन पावर का लॉस होता है कि एक टीचर है, उसका वर्क है टीचिंग करना, बट व्हेन द इलेक्शन कमीशन आता है तो जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है, ठीक है, जितने भी सरकारी तंत्र है वो इलेक्शन कमीशन के डेपुटेशन पे चले जाता है, ठीक है। कि इफ यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, आप सरकार में काम कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इटसेल्फ जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करने लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं मेन पावर का लॉस होता है, आइदर लॉस ऑफ मेन पावर इन सेंस ऑफ कि जो टीचिंग चल रहा है, स्कूलों में जो पढ़ाई चल रही है, उस पढ़ाई में कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल रहा है कि बच्चे को अर्ली अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा एक पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिल रहा है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इफ देयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इन पिक्चर, ठीक है, तो उससे पॉलिसी पैरालिसिस हमको दिखने को मिल रहा है कि पॉलिसी पैरालिसिस इट मींस कि अगर कहीं पर आदर्श आचार संहिता लगता है तो उससे पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता है। और पॉलिसी पैरालिसिस किस तरह से कि वहां पर कोई नया आप मतलब मॉडल आदर्श आचार संहिता लगने से आप कुछ नई योजना का काम नहीं कर सकते हैं। नई योजना केंद्र सरकार जो है वो नया योजना नहीं लागू कर सकती है और राज्य सरकार जो है वो इटसेल्फ नई योजना को इस तरह को लागू नहीं कर सकती। ये कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस दिखता है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर 5 स्टेट में भी इलेक्शन चल रहा है, बट सेंटर अगर अपनी कोई स्कीम लॉन्च करना चाहे इस टाइम में, तो ड्यू टू इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता होने के कारण आप सेंटर भी कोई रेस्ट ऑफ स्टेट के लिए भी कोई वेलफेयर प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर सकता। फॉर एग्जांपल 5 राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव है और नरेंद्र मोदी सरकार को इच्छा हुई कि कोई वेलफेयर, मतलब आपके लोगों के वेलफेयर के लिए कोई योजना लॉन्च करे, बट उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पिक्चर में है तो वो योजना लॉन्च नहीं हो सकता। और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड वर्क भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस होता है, ठीक है, पॉलिसी जो है वो अपाहिज हो जाता है। और दूसरा है मेन पावर का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। तीसरा है कि आपने बताया कि मैंने आपके बिहार जैसे छोटे स्टेट में सेंटर को 300 करोड़ का बजट देना पड़ा फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शन। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में शामिल नहीं किया हूं जो आपको है, बट देयर इज नॉर्मल आपका जो बजट जो एलोकेट करना पड़ा वो 300 करोड़ का आपको बजट एलोकेट करना। हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। थर्ड देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के और स्टेट सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टर्ब हो जाता है, उनका डिस्ट्रप्शन हो जाता है। और इसके कारण ह्यूज सिक्योरिटी कॉस्ट, क्योंकि हमको पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे आपके जितने भी आर्मीज और बटालियंस अलग अलग पैरामिलिट्री के जो डिप्लॉयमेंट हमको करना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन, उसके कारण हमको थ्रेटन रहता है इन द बॉर्डर एरिया लाइक पाकिस्तान एंड चाइना जैसे बॉर्डर एरिया में हमको थ्रेटन रहता है कि वहां से कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी को डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और उसे कहीं ना कहीं देयर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट क्रिएट कि उनको फ्रॉम द होम एरिया से उनको रूरल एरिया अलग अलग एरिया में जाने से उनके हेल्थ की प्रॉब्लम को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इलेक्शन हो रहा है तो वो अपने जिस बटालियन के साथ है उसके साथ फिर अब इलेक्शन में आ रहे हैं तो उनके हेल्थ की प्रॉब्लम को भी डिस्टर्ब करता है और वो सिक्योरिटी कॉस्ट को भी बहुत इंक्रीज करता है। बिकॉज हमारा जो 2 बॉर्डर है, पश्चिमी बॉर्डर और पूर्वी बॉर्डर, वो बहुत वल्नरेबल है। पाकिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है और एट द सेम टाइम हमारा जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहां पर हमको बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो सकता है, इसका भी डर रहता है। बट आर्ग्यूमेंट कुछ अगेंस्ट भी है कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होगा तो उसके कुछ आर्ग्यूमेंट भी है। ये तो मैंने उसकी अच्छाई बात बता दी। उसकी अच्छाई ये है कि फिर से आई एम सेइंग इट्स गुडविल
कि नीति आयोग ने कहा है कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कॉस्ट का बहुत ज्यादा बचत होगा, बहुत ज्यादा फिनांस बचत होगा। दूसरा है कि बिहार जैसे स्टेट में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें सेंटर को 300 करोड़ रुपया देना पड़ा, दैट इज ए ह्यूज अमाउंट। तीसरा है कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहता है, दैट ऑल्सो क्रिएट सो मच डिसरप्शन। चौथा है कि मेन पावर का लॉस है, कहीं ना कहीं आपके मेन पावर का लॉस है। और पांचवा है कि पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इन पिक्चर, दैट काउज पॉलिसी पैरालिसिस। अनदर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा बढ़ता है, एंड सिक्योरिटी कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अब इसके अगेंस्ट में व्हाट्स द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट? आर्ग्यूमेंट है कि रीजनल पार्टी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, रीजनल पार्टी में फेस प्रॉब्लम, बिकॉज आपका लोकसभा का जो इलेक्शन है वो अलग मुद्दे पे है, एट द सेम टाइम विधानसभा का जो इलेक्शन है वो अलग मुद्दे पे है। और लोकसभा के इलेक्शन पे हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो हम नेशनल पार्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वी आर चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर, सो वी आर प्रायोरिटाइज द नेशनल का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट विधानसभा में जो है वो रूरल मुद्दा, जो डोमेस्टिक अफेयर का जो मुद्दा है, ठीक है, उसको हमको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। बट अभी हमको बिहार इंडिया में देखने को मिल रहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी पाकिस्तान वर्ल्ड पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, तो वो इससे क्या हुआ कि रीजनल पार्टी को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा कि लोग जो है लोकसभा का जो चुनाव करते हैं उसकी दृष्टिकोण मतलब अक्रॉस इंडिया रहता है कि देश की भलाई में क्या हो सकता है, बट एट द सेम टाइम विधानसभा में विद इन द स्टेट उसके वेलफेयर को देखा जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजनल पार्टी का डिसोल्यूशन हो सकता है। दूसरा है कि अगर फ्रिक्वेंट इलेक्शन होते रहता है, तुरंत इलेक्शन होते रहता है, तो उससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इलेक्शन विल हेल्ड आफ्टर 5 ईयर, जैसे लोकसभा का इलेक्शन 5 साल बाद होना है, तो सरकार कोई ऐसे भी डिसीजन ले सकता है जो कि नॉर्मल पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं हो, मतलब नॉर्मल जनमानस के हितों के रक्षा ना करे, तो वो डिसीजन भी ले सके। बट अगर टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहता है तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है वो अकाउंटेबिलिटी शो करती है। ठीक है, वो अकाउंटेबल रहती है लोगों के लिए कि अगर हमने कुछ अगेंस्ट डिसीजन ले लिया, लोगों के अगेंस्ट डिसीजन ले लिया, तो हमको इलेक्शन में उसका कॉस्ट खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगा कि वो फर्स्ट 4 ईयर जो है वो बिल्कुल एग्रेसिव रहेगा एंड लास्ट ईयर इज लाइक ए हनीमून ईयर, तो वो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट वन ऑफ द प्रॉब्लम। अनदर है कि वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के स्पिरिट को वायलेट करेगा, वायलेट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारा जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है उसको वो वायलेट करेगा कि अगर किसी स्टेट में प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर हमको वो जो रिमेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में इलेक्शन हुआ 2020 में, 2020 में बिहार में इलेक्शन हुआ और ये चलने वाला है 2025 तक। बट अगर विधानसभा 2022 में आके डिसॉल्व हो जाए, बिहार विधानसभा अगर 2022 में आके डिसॉल्व हो जाए, तो हमको जब फ्रेश इलेक्शन कराना होगा अगले 5 साल के लिए कराना होगा। तो अब जो बिहार में इलेक्शन होगा वो 2027 में होगा। बट अगर वन नेशन का अगर सिस्टम आता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूं, बिहार में 2020 में हमारा विधानसभा का इलेक्शन हुआ और ये डिसॉल्व होना है 2025 में, 2005 साल का टेन्योर है। बट अभी ये बिहार विधानसभा में डिसॉल्व हो जाए क्योंकि बीजेपी जो है अपना सपोर्ट वापस ले ले, जेडीयू को आरजेडी सपोर्ट ना करे या कांग्रेस सपोर्ट ना करे तो वो अपना सरकार नहीं बना पाए, तो वहां पर 6 महीने राष्ट्रपति शासन और फिर विधानसभा का भंग हो जाएगा और वहां जो फ्रेश इलेक्शन होगा, ठीक है, तो अगर फ्रेश इलेक्शन 2022 में होता है तो 2027 तक उसका 5 साल का फिर से टर्म बढ़ता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कंटेस्ट में ये जो इलेक्शन होगा वो फिर इसी को स्पिरिट में रख के 2025 को स्पिरिट में रख के होगा कि लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया, बट जो इलेक्शन होगा वो 3 साल में ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। और चौथा है कि वो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर के, भारत के संघीय ढांचा का वायलेशन है। ठीक है, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका ये वायलेशन है। अब उसका किस तरह से, संघीय ढांचा का किस तरह से वायलेशन? संघीय ढांचा का वायलेशन है कि आपके सेंटर के कुछ और सब्जेक्ट है लॉ बनाने के, ठीक है, सेंटर को कुछ और विषयों पे लॉ बनाना है, ठीक है, स्टेट को कुछ डोमेन है जिसपे उसको लॉ बनाना है। अगर आप सेंटर और स्टेट का इलेक्शन, मतलब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट के रिलेशन को वायलेट करेगा और किस मैटर पे किसको लॉ बनाना है। 7th शेड्यूल में जो मेंशन है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसका वायलेशन होगा एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूलभूत ढांचे का वो
फेडरल संघीय ढांचे का वो वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। इससे अगर एक साथ एक वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो रीजनल पार्टी को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा है कि डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी को वो डिमिनिश्ड कर देता है, कम कर देता है अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि बार बार इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी सजग रहती है, जनता के लिए अकाउंटेबल रहती है। इफ आई डू अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द पीपल तो हमको इलेक्शन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थर्ड है कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के भी अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। बट एक नेशन एक इलेक्शन कराने से फायदे भी है। तो कंक्लूजन पे क्या जाता है? कंक्लूजन में ये मिलता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को भी और अदर लॉज को भी हमको अमेंड करना होगा। ठीक है, हमको संविधान को भी बदलना पड़ेगा और उसको अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसको भी हमको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और इससे डेमोक्रेसी के लिए वो दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द संघीय ढांचे का भी वायलेशन है, फेडरलिज्म का भी वो वायलेशन है कि सेंटर को अलग डोमेन है, स्टेट का अलग डोमेन है, तो उसका भी वायलेशन है। और दैट इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज द केशवानंद भारती जो केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यस पार्लियामेंट को पावर है संविधान को चेंज करने का, फंडामेंटल राइट्स को बदलने का, सब कुछ को बदलने का पावर है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब पार्लियामेंट को पावर तो है, संविधान को बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, जो चाहे वो बदल सकता है, बट वो बदलाव जो होना चाहिए वो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसका बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये अगर चेंजेस होता है तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसका ही बदलाव हो जाएगा, एंड दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो केशवानंद भारती केस का जो वायलेशन हो जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ कहा था यस पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को पावर है कि संविधान को बदल सके। 1971 में जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस हुआ था, ठीक है, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने यस पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदलने का अधिकार है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल रिमेन कांस्टेंट, जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो उसी तरह रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप आदमी का चेहरा में अलग अलग क्रीम्स लगा दे, उसके हेयर स्टाइल को चेंज कर दे, बट दैट मेल इज ऑलवेज रिमेन ए मेल, दैट फीमेल इज ऑलवेज रिमेन ए फीमेल। ठीक है, आप उसके चेहरों में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट उसका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल हैविंग द जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड फीमेल हैविंग द जेनेटिक कैरेक्टर्स, दैट रिमेन कांस्टेंट। और वही चीज कहा था केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चेंजेस तो कर सकते हो, संविधान में बदलाव कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसके लिए एक सजेशन लॉ कमीशन ने दिया था। लॉ कमीशन ने यह सजेशन दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम जो है वो संविधान, हम जो है स्टेट और लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ करा सकते हैं कि जब हम फॉर एग्जांपल 2024 में 2024 में आपका लोकसभा का इलेक्शन है, उसके साथ कुछ स्टेट असेंबली का भी लोकसभा का है, तो उसके आसपास जो स्टेट असेंबली डिसॉल्व होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो असेंबली डिसॉल्व होता है, विधानसभा जो डिसॉल्व होता है, उस दोनों का इलेक्शन हम एक साथ करा लेते हैं कि लोकसभा 2024 में जो इलेक्शन होगा वो, और उसके आसपास जो 24 में जो आपका विधानसभा जो डिसॉल्व हो रहा है वो, और उससे 1 साल 2 साल पहले जो डिसॉल्व होता है, उस सबको मर्ज करके हम एक साथ इलेक्शन करा लेते हैं। और बाकी जो स्टेट है उसका इलेक्शन हम 30 मंथ बाद करा लेंगे। मतलब हम जो स्टेट को कैटेगराइज कर दे, कुछ स्टेट का इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ और कुछ स्टेट का इलेक्शन वो विधानसभा, मतलब अगले 30 महीने के बाद, मतलब भारत में 5 साल में सिर्फ 2 बार इलेक्शन हुए। वो था कि पहला जो 2024 में फॉर एग्जांपल इलेक्शन होना है, तो कुछ हम स्टेट को 2 भाग में कैटेगराइज कर दे, कुछ स्टेट का इलेक्शन लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन, कुछ राज्यों का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ, और बाकी विधानसभा का चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव 30 महीने, मतलब 2.5 साल बाद हम करा दें। और इससे क्या होगा कि हम जो 5 साल का जो साइकिल है उसको हम 2.5 ईयर में इसको डिसरप्ट कर देंगे, और इससे काफी ज्यादा मेन पावर का, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का, फाइनेंशियल कॉस्ट का, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट करना होता है उसका बहुत ज्यादा बचत होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और आज ये मतलब कंप्लीट एनालिसिस था फॉर द टॉपिक दैट वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा
कि व्हाट आर द कंसर्न कि प्राइम मतलब आपके मतदाता दिवस के दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी अर्ज किया और वाइस प्रेसिडेंट इटसेल्फ अर्ज दैट वन नेशन वन इलेक्शन, एंड ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो अर्ज दैट कि आपका जो 2022 में जो चुनाव हो रहा है और इसमें हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है, 75वां आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको वोटिंग परसेंटेज जो 64% है उसको इंक्रीज करके 75% कराना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।